खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली खबरें आप तक पहुंचे। अपडेट सबसे पहले वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से, जहां पर गैर मकामी मजदूरों पर तकरीबन 1 घंटा कबल फायरिंग हुई थी। गोली लगने से 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए, लेकिन हालत मुस्तहकम है। इधर दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके के अंदर एक वसी ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस वक्त भी इतलात मौसूल हो रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से मागाम, बडगाम और मुलाका इलाकों के अंदर इस वक्त तलाशी कार्रवाई चल रही है। 2 मजदूर जो जख्मी हुए माजहाम इलाका है, नामालूम मुसल्लह अफराद बताए गए, जबकि पुलिस इसको मिलिटेंट अटैक बता रही है। 2 गैर मकामी लोग जिनको निशाना बनाया गया इस इलाके के अंदर, और गैर मकामी अफराद पर फायरिंग के इस वाक़े में दोनों लोगों के जख्मी होने की कंफर्मेशन पुलिस ने कर दी है, लेकिन साथ में ये भी कि दोनों की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। इसके अलावा मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से ये शाम का वक्त था जब माजहामा के करीब ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। दोनों अफराद जो जख्मी हुए हैं करीबी अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन इस वक्त भी जो कंफर्मेशन मिल रहा है कि एक तो सुफियान और दूसरा उस्मान, ये 2 लोग जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश से दोनों का ताल्लुक है। जल जीवन प्रोजेक्ट में मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे, वर्कर्स थे, और जख्मियों में एक शख्स को बाजों पर जबकि दूसरे को पांव पर गोली लगी है। हमलावरों को पकड़ने के लिए तब से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर कार्रवाई की है। इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, मागाम से इस वक्त हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास ऑपरेशन के ताल्लुक से, और ये जो 2 लोग जख्मी हुए थे इनको लेकर कोई मजीद जानकारी आपके पास जो शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल आसिफ जी, जैसे हम बात करेंगे कि ये मागाम का इलाका जो है जिला बडगाम में आता है और यहाँ पर करीबन 8 बजे के करीब यहाँ पर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से 2 गैर रियासती मजदूरों पर गोलियां चलाई गई, और जब ये गोलियां चलाई गई उसके फौरन बाद मकामी लोगों ने यहाँ पर जो है शोर मचाया और पुलिस को इतला दी, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो मागाम का पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो है इन जख्मियों को अस्पताल जो है मुंतकिल किया, जो नजदीकी अस्पताल मागाम का अस्पताल है, और वहां पर इनको क्योंकि काफी चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी, उस वजह से उन्हें जो है बाद में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और जहां पर हम श्रीनगर अस्पताल की बात करेंगे, ये जो उस्मान मलिक और सोफियान मलिक जो है ये सहारनपुर यूपी के रहने वाले, दोनों सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर कश्मीर में इस वक्त मजदूरी की गर्ज से आए हैं, और यहाँ पर मागाम में एक कंपनी के साथ जो है मजदूरी कर रहे थे, क्योंकि जल जीवन का काम चल रहा है और मुख्तलिफ कामों में ये जो है ये यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन इस वजह से यहाँ पर ये शाम देर के ये गोलियों का निशाना बने हैं। वही अगर इस इलाके की बात करेंगे, इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान इस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, और वही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज और सीआरपीएफ ने बड़ी पैमाने पे इस माजहामा के गांव का जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को जो है यहाँ पर सील कर दिया गया, ताकि जल्द से जल्द ये जो मुश्तबा मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई है इनको जल्द से जल्द यहाँ से जो है यहाँ पर इनको जी कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से मुश्तबा मिलिटेंट की तरफ से जो शाम देर के 8 बजे हमला किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको खोज निकाला, और जिस तरह से हम ये बात करेंगे कि कई रोज पहले से ही यहाँ पर इस इलाके में जो जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं वो बताए ना थे, लेकिन ये जो इलाका है माजहामा का इलाका है, ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास वाला गाँव है जहाँ पर ये इंसिडेंट शाम को पेश आया है। आसिफ जी, ये भी बताइएगा, ये जिन लोगों को टारगेट किया गया कहीं अपनी रिहाइश पर थे, काम पर थे, कहाँ इनको निशाना बनाया गया, और सिर्फ 2 लोग हैं या बाकी भी इनके साथी हैं जो बाहर से काम करने यहाँ आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पर तो अगर हम बात करेंगे काफी लोग इस इलाके में रहते हैं, मजदूरी की वजह से आते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, लेकिन ये जो माजहामा का इलाका है यहाँ पर 2-4 लोग यहाँ पर बताए थे, और जो उनके साथ लोग हैं उनको वो भी इनको यहाँ पर अस्पताल साथ गए हैं, लेकिन ये यहाँ पर मजदूरी के वजह से थे और यहाँ पर एक निजी कंपनी बताया जाए कि जल जीवन मिशन का एक काम चल रहा था और उसी काम में ये मसरूफ थे, और अचानक से जब यहाँ पर इस इलाके में मिलिटेंट जो है आए, उन्होंने अंधाधुंध इन पे गोलियां चलाई और एक के जो है हाथ में गोली लगी और के पैर में गोली लगी, और उसके बाद में यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, और उस अफरा तफरी के माहौल के साथ साथ यहाँ पर अभी भी जो खौफ फिरास है वो यहाँ पर मकामी लोगों में पाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तफसीलात फराहम करने के लिए। मागाम से हमारे साथ थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे, और ये वो इलाका जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस वक्त भी कार्रवाई साथ साथ की जा रही है, और तस्वीरें भी अब से कुछ देर पहले जो हम तक पहुंची थी वो आपको दिखाई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, बांडीपुरा से भी खबर डेवलप हो रही है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे, पुलिस की जानिब से कंफर्मेशन होगी, लेकिन लद्दाख में भी सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर से उन पुराने इलाकों में जहां पर सूरत हाल अबतर हुई, भारत और चीन की अफवाज के दरमियान एक मुआहदे के बाद भारतीय फौज ने
मशरकी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में आज फिर से गश्त का ऑफिशियली आगाज कर दिया। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब भारत और चीन की जानिब से मुसलसल एक तो बीजिंग और नई दिल्ली में मुज़ाकरात जारी रहे। डेमचोक और डेप्सांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मरबूत गश्त शुरू करने पर इत्तफाक अब तक नहीं हो सका था, वो अब हुआ। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा और फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर डेमचोक सेक्टर में गश्त आज से शुरू की। डेप्सांग सेक्टर में गश्त जल्द शुरू होने की भी तवक्को की जा रही है और इस मरबूत गश्त के दौरान दोनों ममालिक अपनी गश्त के शेड्यूल से एक दूसरे को आगाह भी रखेंगे। कौन किस इलाके के अंदर एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर गश्त करेगा, इस ताल्लुक से जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं, अब तक जहां तनाव था उसको कम किया गया, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा। और चूंकि जुमेरात से ही दिवाली के मौके पर हमने देखा था दोनों ममालिक की अफवाज ने लद्दाख के मुख्तलिफ सरहदी मकामात पर मिठाइयां भी तकसीम की थी, तबादला किया था। इसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी, इस चीज का इशारा भी मिला था। भारतीय और चीनी अफवाज ने यह तबादला हॉट स्प्रिंग्स, कराकरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कांगला और चोशुल मोल्डो सरहदी इलाकों के अंदर जो मुलाकात के अहम तरीन मकामात हैं या मीटिंग पॉइंट से उन पर किया। लद्दाख से रुकने पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान ने भी मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी अफवाज के दरमियान इस मुआहदे का खैर मकदम किया है और उनके मुताबिक जो सरहद के करीब लोग रहते हैं जंग की होलनाकियों की तरह इसको समझते हैं। सूरत हाल खराब हो सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि इत्तफाक बहुत जल्द हो गया, बातचीत हुई और SCO इजलास में भी मस्बत पेशरफ्त होगी, इसकी तरफ कोशिश एक हुई थी। भारत और चीन के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात भी तकरीबन 5.5 अरसे की तवील मुद्दत के बाद, और ये तस्वीर कल की जब मिठाई भी तकसीम की गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इस मुआहदे का खैर मकदम किया जा रहा है, साथ साथ इस पर अमल दरामद को भी मुकम्मल तौर यकीनी बनाया जाए, इस बात पर जोर उन लोगों की तरफ से दिया जा रहा है जो स्ट्रेटेजिक एतबार से या अहमियत का हामिल इस इलाके पर बहुत करीबी नजर रखते हैं। सरहदी कशीदगी की सिफारती जराए से कम किया जाना ये खुशाइन कदम है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एतमाद बहाल करना एक तारीखी पेशरफ्त होगी। अप्रैल 2020 की पहले की जो सूरत हाल थी उस जानिब ये अहम तरीन कदम था और यह अमल मरहलावार बुनियादों पर मबनी था जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके फेस मैनर में मुकम्मल हुआ है। हर कदम कशीदगी को कम करेगा, ये साफ हुआ है। और चीनी सफीर शो फेइंग ने भी ये कहा था कि भारत और चीन के दरमियान इख्तलाफात का होना फितरी है क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, मगर अहम बात यह है कि इन इख्तलाफात को कैसे संभाला किया जाए, सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए। और दोनों ममालिक ने हालिया दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या हकीकी कंट्रोल लाइन पर गश्त के इंतजामात पर भी इत्तफाक किया है। और सरहदी तनाज़ा 2020 में जो मशरकी लद्दाख में चीनी फौज की कार्रवाइयों के सबब शुरू हुआ था, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई थी। अब रफ्ता रफ्ता चीजें ठीक हुई, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसपास के इलाकों पर भी सबकी नजरें हैं। चलिए बात जरा तामीर और तरक्की की और उन जरा मामलात की जो आम शहरियों से, लोगों से, कसीर आबादी से या दोनों खित्तों की आवाम से बराह रास्त मुंसलिक हैं। बात उस तारीखी मुगल शाहरा की या उस मुगल रूट की जिसको कई मरतबा हमने डिस्कस किया। बुनियादी सहूलियात का फुकदान, तिब्बी सहूलियात या निज़ाम का कम होना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठना, आम शहरियों को या मुसाफिरों को दोनों अतराफ से मुश्किलात पेश आना, ये एक मामूल सा इशारा पर बन गया है। कई दीगर ज़रूरी अशिया भी हैं जो इस वक्त परेशानी का सबब बन रही हैं। इनकी कमी इस इलाके के अंदर एक हमेशा से बड़ा मसला रहा है। दौरे हाजिर में एक मवासलाती निज़ाम को लेकर भी सवालात उठते रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद मौसम सरमा में जैसे ही जम्मू कश्मीर मौसम सरमा में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा तो बलाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी भी इस रास्ते को मुतासिर करेगी। जो तारीखी मुगल रूट है इस पर तारीखी इक़दाम की ज़रूरत है। और बुनियादी सहूलियात को जब हम देखते हैं तो ये वो सहूलियात हैं जो ऐसी नहीं है कि बिजली, पानी या सड़क की बात है, बल्कि ऐसे मामलात हैं जो एक खित्ते को दूसरे खित्ते के साथ कनेक्ट करते हैं। राब्ता मुनक़ता होता है तो ये समझ लीजिएगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। शाहरा पर आवाम के लिए बैतुल खला बहुत कम नजर आते हैं, बल्कि ना के बराबर है। और पुशाना वाली साइड से आप जब ऊपर जाएंगे तो पीर की गली तक आपको मुख्तलिफ मकामात पर जो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, सयाहत के एतबार से अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इन मकामात पर सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात या ज़रूरियात का फुकदान बताता है कि इंतज़ामिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी अब तक रही है। इतना ही नहीं, एक और संगीन मसला वो है तिब्बी निज़ाम का बेहतर ना होना। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इस इलाके में अब तक दर्जनों अफराद ने अपनी जानें गंवाई है। हादसा 2 या 3 घंटे पहले होता है और 4, 5, 6 घंटे बाद जाकर निचले इलाकों में जाकर मुतलकीन तक बात पहुंचती है, इदारों तक, जिम्मेदारान तक। और ट्रॉमा अस्पताल ना होना इस इलाके के अंदर ये भी बाइस मुसीबत
एक कसीर आबादी के लिए बना। अब ये राजौरी पुंछ की बात नहीं है, ये वो इलाका है जो दो खित्तों के अवाम को जोड़ता है, तिजारती एतबार से अहमियत का हामिल है। और इस इलाके के अंदर आप देखेंगे जब कभी अहम तरीन राब्ता या शाहरा कहलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होती है तो उसके मुतबादिल के तौर पर भी इस रास्ते को हमेशा से देखा जाता रहा है। और दौरे हाजिर में अरबों रुपए का जो नुकसान भी आप गुज़श्ता 3 बरसों के आदादोशुमार उठाकर देखेंगे, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का मुशाहिदा करेंगे, तो जो ताजरों को नुकसान हुआ उसका इस वजह से भी इस शाहरा का मुकम्मल तौर पर बहाल ना रहना और दीगर कई मसाइल भी जो आज परेशानी का सबब बन रहे हैं। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू शनीद करते हैं और शरीक गुफ्तगू हमारे साथ अयाज मुगल साहब हैं, समाजी कारकुन हैं, मुसन्निफ हैं, इस वक्त हमें पीर पंचाल खित्ते से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद प्रोग्राम अब तक में। अयाज साहब आपको कहूँगा ये जो बुनियादी मामलात हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ शायद चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थे। इंतखाबी मंशूर में भी बहुत सारे लोगों ने अब चीज़ें रखी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी काफ़ी वादे किए गए, मरकज़ ने काफ़ी पेशरफ्त की तरफ हमें इशारा भी दिया है। कल क्या होगा ये दूसरी बात, लेकिन आज के वक्त में जिन मसाइल का अजाला होना चाहिए था वक्ती तौर पर ना होना, बुनियादी वजह क्या आप मानते हैं? क्या ये जो दो तरफ की एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें मुकम्मल तौर पर हम आहंगी नजर नहीं आती, या फिर सूबाई सतह की जो इंतजामिया है, टॉप लेवल पर अथॉरिटीज को जो काम करना था वहां किसी तरह का कोऑर्डिनेशन का, हम आहंगी का कम होना इस वक्त एक कसीर आबादी को मुतासिर कर रहा है? आसिफ, आप बहुत अच्छा ये एक मुद्दा है। हम मुसलसल इस मुद्दे पर बात करते रहे हैं। पहले भी जो है वो गुलिस्तान पर हमने जो है वो इस पर बात की है और आप खैर इस पर जो है वो वक्तन इस पर जो है वो इस मुद्दे को उठाते हैं। ये बिल्कुल आवाम का मुद्दा है। इस पे जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी था, जिसमें ये भी जो है मसाइल हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि वहाँ पर किसी तरह का भी टॉयलेट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, रेस्ट रूम की कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। ये तो बहुत सारी बातें हैं। अब इसकी जिम्मेदार कौन है, ये तय करना थोड़ा सा अभी हम कह सकते हैं कि ये है कि ज़िला इंतज़ामिया से लेकर के जो है वो टॉप लेवल की अथॉरिटीज़ तक ये सबको हम अगर जिम्मेदार ठहराएं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मुसलसल उनकी जो है वो उन तक ये बात पहुंचाई जाती रही है, उन तक ये मामलात पहुंचाए जाते रहे हैं। क्योंकि और ये इस बात से ये बात छुपी नहीं हुई है कि आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले वहाँ पे एक हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स जो है वो उस वक्त जो है वो बहुत शदीद जख्मी हो गया। तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इस पूरे इलाके के, इस पूरे स्ट्रेच के अंदर 84 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर कोई भी ऐसा फर्स्ट एड सेंटर नहीं था, कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं था, जिस वजह से अब ये कश्मकश में थे कि अब उसे सुरनकोट लिया जाए या जोरी लिया जाए, तो बिल आखिर उसको पुलवामा में जो है वो मुंतकिल करना पड़ा जी, जिसका ये नतीजा हुआ कि वो 3-4 घंटे उसको पुलवामा तक पहुंचने में लग गए और जिसके नतीजे की जो है वो वफात हो गई। और ये बदकिस्मती है क्योंकि हमारे सुरनकोट बिल्कुल नज़दीकी तिब्बी अस्पताल होने के बावजूद भी ये हालत थी। तो जबकि उस एक्सीडेंट प्रोन एरिया के अंदर, जिसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम भी बहुत जो है हद तक रही, हालांकि इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन उस ऐसी जगहों पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया में ये बहुत ज़रूरी था कि जो मैं कहता हूँ अव्वलीन जो है वो जो है फैसिलिटी होना ये जो है लाजमी था कि तरजीहात में इस बार शामिल करना होगा। अच्छा, एक और बेसिक इशू जिसमें यहाँ तक बात ये जी मवासलाती निज़ाम वाले पॉइंट को भी जरा टच कर लेते हैं, जो हम देखते हैं कि राब्ते मुनक़ता होना, पता ना चलना, हादसात के वक्त इमरजेंसी में मुश्किलात पेश आना। यासीन साहब जब डिप्टी कमिश्नर थे, शोपियां और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ में कोऑर्डिनेशन हुआ, कुछ टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को उस वक्त जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई और काम हुआ इस पर। बीच में कुछ एक एरियाज में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा, लेकिन आज के वक्त में फिर से कहा जा रहा है कि मायूसी इस हिसाब से है। ये क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? वाकई में दोबारा से परेशानियां हैं टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से? बिल्कुल, यासीन चौधरी साहब के टाइम पे एक मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे जो है वो वहाँ पे नस्ब किया गया था, जो एक जगह पर जो है उसको फिट किया गया, तो कहीं हद तक जो है वो उसमें नेटवर्क में सुधार मिला था। हाँ, कहीं जगह पे अभी भी शिकायत आ रही है कि किसी पॉइंट्स पे बिल्कुल नेटवर्क जो है नदारत हो जाता है, वहाँ पे गायब हो जाता है, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। और आप जैसे भी जानते भी हैं कि अक्सर जब भी एक्सीडेंट यहाँ पे ऐसे इलाकों में होता है, खबर होने तक जो है वो बहुत हद तक जो है वो देर हो जाती है। और ये पहली एक बार नहीं हुआ, कई बार जो है वो हो चुका है। आप इस पे तो इसमें है कि हाँ, थोड़ी सी अब ये है कि अगर इस वक्त परमानेंट जो है वो यहाँ पर अगर नेटवर्क का कोई इंतजाम किया जाएगा,
अगर परमानेंट यहाँ पर नेटवर्क का कोई ऐसा नस्ब किया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि अभी हालात हम देखते हैं कि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर बिजली की भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर भी जो नेटवर्क्स वगैरह है वो बिल्कुल एक ऐसी हालात में ऐसे संगीन ऐसे मौसम का जो शिकार हो जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क अक्सर जो है वो बंद हो जाता है। तो जी। इसलिए यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन का ही जो है वो जो है इसका हो सकता है कि अगर परमानेंट नेटवर्क का कोई इंतजाम किया जाए तो ही इससे हालत होगा। अदरवाइज इसी तरह से होगा कि 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन नदारद रहेगा। ये एक और परेशानी में लास्ट में जानना चाहूंगा, ये दुकानों का कम होना या लोगों का इंटरेस्ट कम होना, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो कमियां रही हैं उसका एक नतीजा माने कि आप हमने पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देखा 75 प्लस नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी, उनमें इस इलाके के अंदर भी बड़े खूबसूरत मकामात हैं और कागजों पर हम देखते हैं उस नक्शे पर हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने की या इक़दामात की ज़मीनी सतह पर कोशिश होनी चाहिए। शायद उसमें कोई कमी रही। नतीजा ये कि कोई इस इलाके में अगर दुकान या छोटी सी कोई अगर कोई छापड़ी फरोश भी इंटरेस्ट जाहिर करता हो, काम शायद उसका हो जाए, लेकिन ना होना क्या वजूहात यही हैं कि कल को जाकर परेशानी होगी तो कोई पूछने वाला नहीं है? ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे देखें सियाती मकामात का जो है वो उनकी जो है वो निशानदेही करना और फिर उस जगह पर लोगों को सैर व तफरीह के लिए बुलाना और इस तरह से ये है, और वहाँ पर दुकानों का और बिजनेस का होना, ये आवाम की जो है वो बहाली के लिए ही जो है वो था कि आवाम जो है उसमें जो है वो आवाम एक तरफ से अट्रैक्ट हो, टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट हो। अक्सर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर लोगों को इस तरह की सहूलियात फराहम होती हैं तो उस तरह पे टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वहाँ रुकता है, वहाँ के इलाके में डेवलपमेंट होती है। और फिर उसके बाद ये है कि अगर उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे जैसे अगर वहाँ पे टूरिस्ट सेंटर्स बन जाएं, वहाँ पे अगर रहने का इंतजाम हो जाए तो उस तरह से भी जो है वो टूरिस्ट बहुत हद तक जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। एक फाइनल चीज में, जब टूरिस्ट की आप बात कर रहे हैं तो गालिबन मियां अल्ताफ साहब रियासती वजीर हुआ करते थे, उस वक्त एक पार्क को लेकर भी यहाँ काम हुआ और आज के वक्त में महज एक बोर्ड नजर आता है, एक वो, और दूसरा इस इलाके के अंदर शेड्स या कोई आर्जी रिहाइश का ऐसी ना होना कि खराब मौसम में कोई ठहरे, कम सयाहों का जाना और अगर कोई जाए भी तो फैसिलिटीज ना होना। ऑल्टरनेट क्या है, ऑप्शंस क्या है फिर? देखिए इसमें एक चीज तो देखिए एक दो पहलू हम इसमें देख सकते हैं। एक पहलू ये है कि इसको एक ऑल वेदर रोड बनाया जा सकता है ताकि जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब राजौरी पुंछ है वो अनंतनाग के साथ जो है कनेक्ट हो गया है। तो इस वक्त हमारा जो एमपी है वो कश्मीर से आते हैं जी, मियां अल्ताफ साहब, तो वो उस तरफ होता है। तो इस तरह तो एक तो ये है कि ऑल वेदर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के कई जो है वो मसाइल होते हैं, वहाँ उनकी रसाई जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो खासकर आप देखिएगा 3-4 महीने जो है बिल्कुल जो है वो राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो इस दौरान में चाहिए कि एक तो इसको ऑल वेदर रोड बनाने के लिए टनल हो, जैसे जो है वो जजनार के अंदर से जो है छतापानी के बीच में 7 किलोमीटर का प्रपोज जो है वो 2014-15 में जो है वो प्रपोजल वो बना था, वहाँ स्पॉट भी हुआ था। उसके बाद कई डेवलपमेंट्स उसके ऊपर हुई, डीपीआर भी बना 2018-19 के बाद भी इसके ऊपर डीपीआर जो है वो पेश किया गया। लेकिन अभी नितिन गडकरी साहब ने जो है वो इसके ऊपर कहा था कि जी बिल्कुल जरूरी इस पे शुरू हो जाएगा, लेकिन काम हुआ नहीं। एक तो ये पहलू है। और दूसरा पहलू जो हम देखते हैं कि टूरिस्ट के हवाले से यह हम देखते हैं कि वहां पर अगर इको फ्रेंडली टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो यह है कि लोगों को रहने के लिए जो है वो बिल्कुल इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हार्श वेदर होता है वहाँ पे। जिस तरह से आपने बताया कि वो पार्क डेवलप हुआ, तो वो आज वो बिल्कुल मिसमार्क हो चुका है। वो बिल्कुल उसका निशान भी उसमें आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कोई आपको स्पॉट नहीं मिलेगा। तो एक इको फ्रेंडली का होना चाहिए, मतलब कीपिंग इन व्यू द कंडीशन एंड दी हार्श जो है वेदर ऑफ दिस एरिया, क्योंकि पीक पे है 11,000 फीट के ऊपर है। तो उसमें यह है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि इसमें जो है वो हार्श वेदर के अंदर जो है तो कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इतना नहीं होगा, लेकिन जिस मौसम के अंदर लोगों का आना जाना है उन लोगों को अच्छी सहूलियात मिल जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मुनासिब जो है वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज मुगल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ वक्त देने के लिए। समुद्री सतह से हज़ारों फीट बुलंदी पर वाक़ इस खूबसूरत सयाती मकाम कह लीजिए या अहम तरीन मकामात में से एक, लेकिन मौजूदा वक्त में इकदामात जितने किए गए वो कम नज़र आते हैं और एक एतबार से ये नज़रअंदाज भी है। परेशानियां बहुत सारी है, मसाइल बहुत सारे, अगर डिस्कस करें तो पूरी रात लग जाएगी, लेकिन मसाइल का खात्मा नहीं होगा। वक्ती तौर बातों के बजाय, कागज़ों पर दस्तखत के बजाय ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है।
ताकि रोजगार के वसाइल भी, जिनको बार बार कहा जाता है कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो। दूसरी बात यह है कि इन खूबसूरत मकामात को बचाया जा सके, इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और ख़जाना आमरा से निकलने वाला करोड़ों रुपए एक अच्छी जगह और साफ जगह खर्च हो सके, जिसका राह रास्त शहरी कहीं ना कहीं वो मुस्तफ़ीद हो सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर खौफनाक आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है और नुकसान की इतलात इस वक्त श्रीनगर के सनत नगर इलाके से मौसूल हो रही हैं। आग लगने से 2 फैक्ट्रीज में अभी तक मौसूला इतलात के मुताबिक नुकसान हुआ है। सनत नगर श्रीनगर का इलाका तिजारती मराकज़ में से या हब्स में से एक माना जाता है। इस इलाके के अंदर इस वक्त फायर सर्विसेज अमला आग बुझाने में मसरूफ नजर आ रहा है। श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर आतिशज़दगी के इस भयानक वाक़े में या खौफनाक आतिशज़दगी के इस वाक़े में नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने गुलिस्तान न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव विजुअल। सनत नगर श्रीनगर का इलाका, 2 फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है। बर वक्त कार्रवाई की गई है श्रीनगर के अंदर फायर सर्विसेज अमले की जानिब से, लेकिन नुकसान से नहीं बचा जा सका है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। इससे पहले मैं अपने नुमाइंदे के पास जाऊं, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। ऑफिशियल्स क्या कुछ इस वाक़े को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं। तीनों स्टेशन हमने एक टाइम बर्फ निकाले और जहां पहुंचते ही आप पर हमने काबू पाया। सर सलाम करते हैं आपके काम को, मगर मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह रही, क्या कुछ रीजन रहा कि इतनी खतरनाक आग लगी? ये अभी हम बता नहीं सकते, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ये शॉर्ट सर्किट है या क्या है, अभी बता नहीं। अभी ऑपरेशन चल रहा है, कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्या मुकम्मल अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑपरेशन कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन आग तो वैसे टोटली कंट्रोल है। चलिए सैयद इरफान फाजिल के पास चलेंगे। इरफान, क्या तफसीलात आपके पास हैं? इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? थोड़ी देर पहले जो ऑपरेशन चल रहा था और नुकसान के हवाले से कोई कंफर्मेशन? देखिए आसिफ, इस वक्त अगर की मैं बात करूं तो ठीक 8:53 पे जो है यहाँ पर आग बुझार हुई है इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेट सनत नगर में, जहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज के वर्कशॉप है और खास तौर पर जिसमें आग लगी है वहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो है अप्लायंसेस में काम होता है, जैसे पोल्स वगैरह या ट्रांसफार्मर्स वगैरह या गैजेट्स बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग, जो खास तौर पर जो यहाँ के चौकीदार वगैरह है या सीकाप या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो मुलाजमीन है, उनका मानना है कि ठीक 8:53 में अचानक से यहाँ पर आग नमूदार हुई और उसके बाद हमने फायर इमरजेंसी सर्विस को इतला किया, जिन्होंने विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यहाँ पहुंच के आग को कंट्रोल की कोशिश करने की कोशिश की है। फिलहाल जहां तक विजुअल्स के साथ साथ आपने देखा कि हमने यहाँ के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कुछ ऑफिसर से भी बात की। उनका मानना है कि आग काफी भयानक थी, क्योंकि जिस वर्कशॉप में आग लगी थी वो काफी पुरानी बिल्डिंग है, उसमें तकरीबन जो लकड़ी है वो काफी पुरानी है और जिसने काफी जल्दी आग को अपनी तरफ खींचा और उसके बाद उसे कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ या कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो है वो भी वारदात पे मौजूद रहे, जिन्होंने इस आग को बुझाने की पूरी यहाँ पर जद्दोजहद की है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त लाइट जो है बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दी है, पूरा डार्क है, डार्क साइड है। मगर इसके साथ साथ जिस तरीके से फायर एंड इमरजेंसी ने काम किया है वो काबिल तारीफ है और कोशिश की जा रही है कि इसको और ज्यादा कूलिंग ऑपरेशंस में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लकड़ी में जो है हल्की हल्की आग नमूदार है, हल्की हल्की आग दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जो पुरानी लकड़ी रहती है इसमें आग काफी ज्यादा पहुंच जाती है और इसे कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब रात का टाइम है, ऊपर से ठंड भी है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, मगर खुदा का शुक्र ये है कि इस जो कोई साजो सामान था कितना एक वो लॉस हुआ है और जो वर्कर्स थे वो महफूज हैं? देखिए मालो जान की अगर मैं बात करूं तो माल जो है जो अंदर था उसमें तो काफी डैमेज हुआ है, जितने भी वहां पे साजो सामान था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानी नुकसान के साथ साथ कोई कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं पेश आई है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई जख्मी हुआ है या किसी को चोट लगी है। बस यहाँ पर यह है कि जो वर्कशॉप के अंदर जो सामान पड़ा हुआ था वो काफी डैमेज हो गया है, मगर साथ ही साथ जहां तक ऑपरेशंस के हवाले से मैं बात करूंगा, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑन जॉब है। आसिफ, ये भी बताइएगा, ये फैक्ट्री का एक हिस्सा है या पूरी फैक्ट्री आग की जद में आई है? 2 फैक्ट्रीज को लेकर जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी, ये क्या कंफर्मेशन है?
देखिए ये जो इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेट्स है, ये जो पूरा सेक्टर है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रीज के जो एटमॉस्फेयर वर्क्स रहते हैं। जहां तक इस फैक्ट्री का ताल्लुक है, ये खाली 2 वर्कशॉप्स है जहां पर इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रांसफार्मर्स या कुछ ऐसे गैजेट्स बनाए जाते हैं। खाली आग जो है इन्हीं 2 सेक्टर्स में नमूदार हुई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि फायर एंड इमरजेंसी ऑन टाइम यहाँ पहुंची, जिन्होंने इसको कंट्रोल किया। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये आग आगे भी फैल जाती है और कई सारे और भी वर्कशॉप को यहाँ अपने साथ में ले लेती है। मगर ऑपरेशन अभी जारी है। फिलहाल इन दोनों वर्कशॉप्स को कंट्रोल कर लिया है। आसिफ, दाएं बाएं जो इस वक्त सूरत हाल है, जो लोग इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ नजर आ रहे हैं, जरा दिखाइएगा, कोशिश कीजिएगा आगे पीछे दिखाने मैं की। अपने वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा दाएं बाएं दिखाए इस वक्त की जो सिचुएशन क्या है। आपने देखा कि अभी जो हमने विजुअल्स आप तक पहुंचाए वो फिरदौस नजार ने कैप्चर किए थे, जो मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ जो उनके मुलाजमीन है वो ऑन टोज है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल था इसे कंट्रोल करना, इसे कंट्रोल, इस आग को कंट्रोल करना। मगर इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत की है, जिस तरीके से जदोजहद की है, तो काबिल तारीफ है। इनको हम सलाम करते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कुछ विजुअल्स। जो वर्कशॉप है ये आप देख सकते हैं, ये वो फैक्ट्री का वर्कशॉप है। गेट यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी तरह से दिखाई नहीं पा रहे क्योंकि काफी डार्क है, मगर कंट्रोल जो है आग को पूरी तरह से यहाँ पर आसिफ किया गया है। सर, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इससे, प्लीज एक्सक्यूज मी, आप आइए 2 मिनट इधर। यहाँ पर कोशिश करेंगे, मगर थोड़ा सा आप ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है वो एग्जैक्ट एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आग को कंट्रोल कर दिया गया है। आसिफ, आप देखें, अगर रूफ टॉप आप देख सकते हैं, या काफी डार्क है, मुश्किल है दिखाना क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा सा आपको दिखाएं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है खस्त हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जल गई है, क्योंकि इसमें भी आग काफी ज्यादा फैल गई थी। मगर अब ये है कि इस ऑपरेशंस को कूल कर दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा किसी पर्सन से यहाँ पर बात करने की जो हमें थोड़ा सा और तफसीलन बताएंगे। फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑफिसर जो है ऑन टोज है और कोशिश की जा रही है इस सिचुएशन को और कंट्रोल करने की। सर, आपको कंट्रोल कर लिया गया है? आपको कंट्रोल कर लिया गया है? जी 95% फायर इज कंट्रोल। कितना डिफिकल्ट था, मुश्किल कितना था सर ये कंट्रोल करना? बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पर जो इनके एग्जिट्स थे ये पूरे इन्वॉल्व थे उस टाइम। जब हम इनिशियल स्टेज में पहुंचे आग बुझाने के लिए, तो उस टाइम जितने भी एग्जिट्स थे 1, 2 और 3 ये सब इन्वॉल्व थे जी। तो उस टाइम हमने पहले एग्जिट को क्लियर करके अंदर चले गए फायर फाइटिंग के लिए। डैमेज क्या हुआ है? इनकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जो हम देखते हैं अक्सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी वो इन्वॉल्व थे। और बाकी जो इनका जनसेट सिस्टम है वहाँ पर, और एक साइड में वो उनका वो कुकिंग सिस्टम भी था। उसके साथ साथ उनका जो वहाँ पेपर्स थे, उनके ऑफिशियल पेपर्स थे, वो भी आग से कोई जानी नुकसान वगैरह? नहीं सर, नहीं सर, जानी नुकसान से बचे। कंट्रोल, कूलिंग को ऑपरेशन हमने कंट्रोल किया। अब थोड़ा लिटिल बिट ऊपर से कुछ स्पार्क्स आ रहे हैं, उन स्पार्क को हम बुझाने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। तो मैक्सिमम 95% 99% फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल सर। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि हमने यहाँ पर जी हाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑपरेशन ऑफिसर से बात की। उनका मानना है कि 95% जो है ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हो चुका है। हालांकि कुछ स्पार्क्स अभी भी दिखाई दे रही है 5%, उसे भी बहुत जल्द कंट्रोल किया जाएगा। आसिफ, हम कह सकते हैं कि मशीनरी काफी ज्यादा डैमेज हुई है, कुछ कुकिंग आइटम डैमेज हुआ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर पड़ा था वो डैमेज हुआ है। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। खुदा का शुक्र है कि राइट टाइम पर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स पहुंचे हैं, चाहे वो पुलिस हो, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो, एनडीआरएफ हो, या कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द लोकल्स थे उनका काफी सपोर्ट रहा, जिसकी बाद जी हाँ इस आग को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। तस्वीरें आपने श्रीनगर की देखी, इधर जम्मू से भी जहां पर फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है और थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन हुई है कि तालाब तिल्लो के एक इलाके में आग लगी है और आतिशज़दगी के इस वाक़े में नुकसान की भी कंफर्मेशन हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने तालाब तिल्लो की कैंप रोड जम्मू के अंदर, जहां पर आग की ये वारदात पेश आई है। और तस्वीरें आपके सामने इस वक्त एक्सक्लूसिव विजुअल्स। शिल्पा शर्मा गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या डिटेल्स आपके पास हैं? आग ये किस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी है और नुकसान कोई इसमें हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कैंप रोड तालाब तिलोकपुर ये इलाका है जहां पर घर में जो है वो आग लगती है। हालांकि किस प्रकार से किस कंडीशन में जो है वो आग लगी है, क्या कुछ कारण रहे हैं, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन घर पे जो नुकसान हुआ है यानी कि भारी भरकम जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के भी इंजर्ड होने की फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई किसी व्यक्ति को इंजरी नहीं हुई। लेकिन घर में जो सामान मौजूद था उससे जो है वो काफी ज्यादा वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नुकसान जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि देखिए आज दीपावली है और कहीं ना कहीं हो सकता है, संभावना ये जताई जा सकती है कि पटाखों की वजह से कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई क्रैकर जो है वो घर में घुस गया है तो उसकी वजह से आग लग सकती है। लेकिन फिलहाल ये संभावना जता सकते हैं। कारण क्या कुछ रहा है, किस प्रकार से आग लगी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन घर में जो सामान मौजूद था, क्योंकि ये घर में आग लगी है, कमरे में आग लगी है, तो वहां पर जितना भी सामान मौजूद था उस सभी सामान को जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही है कि किसी को भी कोई भी जो है वो इसमें इंजर्ड नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।